यूरोपियन कंपनी का भारत आगमन, यानी इन्वर्जन ऑफ यूरोपियन कंपनी इन इंडिया। ठीक है, सबसे पहले एक्सक्यूज मी सर। काल सर ये हमारा टॉपिक तो वैदिक काल वाला टॉपिक चल रहा था। और पुर्तगाल के जो प्रथम व्यक्ति भारत, देखिए ऐसे तो भारत में इससे पहले यूरोप के लोग नहीं आते थे। वैदिक काल क्या होता है, एक मीटिंग, पहले वाला मीटिंग में वैदिक काल करेंगे, दूसरे में मॉडर्न करेंगे, ये आपको बताया था। खत्म नहीं हुआ है, इतना जल्दी खत्म कहाँ से हो जाएगा। वैदिक काल आपको पहले मीटिंग में करेंगे, फिर दूसरे मीटिंग में मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, पहले एंशिएंट करेंगे फिर मॉडर्न करेंगे, तो इससे दोनों क्या कवर हो जाएगा। ऐसे टेंशन मत लीजिए, पूरा करवाएंगे, ऐसे आप टेंशन मत लीजिए। आपका जितना सिलेबस है पूरा होगा, नहीं होंगे तो और एक्स्ट्रा कराएंगे। एक ओके सर। सर काल थे सर जो भारत में आए थे। देखिए ऐसा नहीं है कि सर काल या ये जो लोग थे इनसे अरे सर अंग्रेज लोग या यूरोप के लोग नहीं आते थे, इससे सर लोग आते थे। लेकिन एक घटना हो गया था, आप लोग सर आप सुने होंगे तुर्किया, आजकल उसको तुर्किया कहते हैं, पहले टर्की सर कहा जाता था। देखिए जो तुर्की है सर वो क्या है, उसका कुछ भाग यूरोप में है और कुछ भाग एशिया में है, इसलिए उसको यूरेशिया कहा जाता है। अरे सर तुर्की में एक जगह था कुस्तुतुनिया, जिसे गेटवे ऑफ यूरोप कहा जाता था, नो ऑफ एशिया कहा जाता था। कि उस कुस्तुतुनिया होकर ही क्या होता है, स्थल मार्ग से क्या है, भारत में पहुंचते थे पहले के लोग। लेकिन एक घटना ये हुआ गया था 1453 ईस्वी में, क्या हुआ था देखिएगा। 1453 में क्या हुआ, ये जो कुस्तुतुनिया था, कुस्तुतुनिया, आजकल इसका नाम बदल गया है, इस्तांबुल हो गया इसका नाम। इसका नया नाम क्या है, इस्तांबुल है। इस्तांबुल, इसका नया नाम इस्तांबुल है। ये जो कुस्तुतुनिया था, ये क्या है, इसको गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाएगा, तो इंडिया नहीं मतलब एशिया कहा जाता है। गेटवे ऑफ एशिया कहते थे, एशिया में आने के लिए इससे होके आते थे। नहीं देखिए, अभी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, पहले मीटिंग में आपको प्राचीन इतिहास बताया था, अब दूसरे मीटिंग में आपको मॉडर्न हिस्ट्री बताएंगे, या तो आपको पहले बताया था। पहले सर वो किस तरीके से होती है? थे और दूसरे मीटिंग में आपको मॉडर्न हिस्ट्री बताए पढ़ाएंगे, ये आपको बताया था। नहीं अभी तो दूसरे मीटिंग वो तो सही है। आपको मॉडर्न पहली पहली मीटिंग कितने बजे आती है? कंपनी जब भारत में आया था उसी से है। सर क्या है, 7 बजे से। आंसर इंडिया पहले मीटिंग में होगा, 7 बजे से मॉडर्न इंडिया होगा, मैं आपको पहले बताया था। चलिए नहीं, धीरे से करना मेरे। आप टेंशन मत लीजिए, कोर्स आपका पूरा होगा, कोर्स का कोई टेंशन मत लीजिएगा, एक महीना ज्यादा लगेगा। सर फिर सबसे पहले क्या था, जो तुर्की था उस समय, टर्की या तुर्की, सर उसने क्या है, सबसे पहले 1453 में कुस्तुतुनिया पर अधिकार कर लिया था। इससे क्या होता, जो यूरोप के लोग भारत में व्यापार करते थे वो व्यापार बंद हो गया। अब व्यापार किस चीज से करते हैं, व्यापार करते थे काली मिर्च, इसको ब्लैक पेपर कहा। देखिए क्या है, यूरोप के लोगों को क्या चाहिए? काली मिर्च चाहिए था, या काली मिर्च जिसको ब्लैक पेपर कहते हैं। काली मिर्च की मांग यूरोप में बहुत ज्यादा था, और इसलिए काली मिर्च को यवन प्रिय कहा जाता था। देखिए पहले क्या था, विदेशियों को यवन कहते थे, समझिएगा, आजकल आप अलग अलग नामों से फॉरेनर कहते हैं। पहले के जमाने में संस्कृत या दूसरे लैंग्वेज में जो विदेशी होते थे उसको यवन कहा जाता है। यवन का मतलब कोई भी व्यक्ति जो विदेशी होने का, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे कोई भी हो, तो उसको क्या है, यवन कहा जाता है। सात बारे बारह,
चलिए कल से लिंक से मतलब भेज देंगे, आज तो खत्म हो गया 7 बजे वाला, कल से आपको बता देंगे, ठीक यस सर, यस सर। है, फिर हमको कर देंगे। ठीक है, काली मिर्च बहुत जरूरी था। आप बताइए काली मिर्च चाहिए क्यों था, पहले ये बात समझ लीजिएगा। देखिएगा यूरोप का जो ऊपरी वाला भाग है, जो उत्तर वाला भाग है, उसमें 6 महीने बर्फ होते थे और 6 महीने क्या होते थे, मतलब बिना बर्फ का होता था, बर्फ ढके रहते थे उसमें। तो 6 महीने में वहां पे किसी प्रकार का कृषि या एग्रीकल्चर नहीं हुआ करता था। तब जब ठंडे का मौसम होते थे यानी विंटर्स, तो उनके जितने भी एनिमल होते थे, जानवर होते थे, पशु होते थे, उनको मार के बर्फ के अंदर रख देते थे। समझ लीजिएगा। अब उस मांस को खाने के लिए काली मिर्च स्वादिष्ट करता था, स्वाद बढ़ाता था खाने में। अब जानते हैं स्वाद के लिए लोग क्या क्या कर लेते हैं, जिसको जो चीज स्वाद पसंद आता था वो कितने दूर पहुंच जाते हैं। तो जो स्वादिष्ट के लिए क्या है, काली मिर्च बहुत जरूरी था, क्योंकि 6 महीने यूरोप में किसी प्रकार का फसल नहीं हो रहा था, आजकल की तरह कृत्रिम से बहुत तो था नहीं उस समय। इसलिए क्या था, ये जो यूरोपियन लोग थे ना, उनको काली मिर्च बहुत पसंद था। पहले व्यापार होते थे, लेकिन अब क्या है, जब तुर्की ने जब पुश्तूनिया पर अधिकार कर लिया तो ये व्यापारी मार्ग बंद हो गया था, या तुर्की ने क्या था उसमें टैक्स बढ़ा दिया कि अगर हमारे इलाके से जाओगे तो उतना ज्यादा टैक्स करना पड़ेगा। तभी क्या है, पुर्तगाल के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वास्को डी गामा। पुर्तगाल के व्यक्ति का नाम क्या था, वास्को डी गामा। इन्होंने एक नाव वाला बेड़ा शुरू किया, मतलब न कुछ नाव लेके ये लोग क्या है, अफ्रीका के, आप लोग बता दें कि अफ्रीका के जो लास्ट वाले जो भाग है ना, देखिए ये इधर यूरोप है और इधर क्या है, अफ्रीका है। तो अफ्रीका, यूरोप और ये इधर से घूम के क्या है यहाँ पहुंचे और भारत के इस क्षेत्र में पहुंचे। भारत के कहाँ पहुंचे, केरल में पहुंचे। केरल में उस समय जो जहाँ पे पहुंचे थे उस जगह का नाम था कलिकट। केरल में एक जगह का नाम है कलिकट में पहुंचे थे। कौन पहुंचे थे, वास्को डी गामा। और उस समय यहाँ के राजा कौन थे, जमोरिन उस समय राजा थे। कब पहुंचे थे, 1498 को पहुंचे थे। कौन पहुंचे थे, वास्को डी गामा। कहा, अफ्रीका घूमकर, अफ्रीका घूमकर इस जल मार्ग द्वारा। इसलिए देखिएगा, बहुत से लोग लिखते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, लेकिन उसको पूरा नहीं लिखते हैं। वास्को डी गामा ने जल मार्ग के माध्यम से भारत की खोज की। पहले क्या था, स्थल मार्ग से लोग भारत आते थे, यूरोप के लोग पहले क्या था, स्थल मार्ग से आते थे। अब क्या है, वास्को डी गामा ने जो नया रास्ता खोजा वो जल मार्ग वाला रास्ता खोजा, जो अफ्रीका को घूम के आते थे। और केरल जाते हैं, आपको पता है कि मसाला का राजा कहा जाता है केरल को। तो यहाँ से उन्होंने काली मिर्च लिया और अब यूरोप जब गए यानी पुर्तगाल जब वो गए तो 60% मुनाफा कमाया। प्रॉफिट किया कितना परसेंट, 60% मुनाफा कमाया। आप बताइए जब 60% मुनाफा किसी को कमाएगा, बाकी लोग भी तो लोभ आ जाएगा, भाई इतना कमाई कहाँ से आएगा। और दूसरी बात है ना, देखिए जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होगा वहां पे लोग व्यापार करेगा। अब यूरोप में भाई 6 महीने बर्फ गिरा रहता तो लोग क्या करेगा, व्यापारी तो करेगा। आप बताइए अरब के लोग व्यापार नहीं करेंगे तो क्या होगा, भाई वहां पे मरुस्थल है, व्यापारी बनना ही बनना है। अफगानिस्तान के लोग व्यापार नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे, भाई कृषि होता नहीं। अब भारत के लोग व्यापारी क्यों नहीं बनते हैं, भारत के लोग के पास इतना ज्यादा अनाज होते तो उनको क्या व्यापार की आवश्यकता ही नहीं है। कभी कभी क्या होता है, ज्यादा सुख भी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है नुकसानदायक हो जाता है, लोग आलस हो जाते हैं। भाई जितने भी हमारे देश में लोग आए हैं ना, वो मेन उनका मकसद था धन लेने के लिए आया था, या वो जिस चीज की उनकी डिमांड था उसको लेने के लिए आए थे। भाई जब तुर्क आए या उससे भी पहले जो ग्रीक वगैरह आए या मुगल आए, तो इन सबका मकसद था कि यहाँ पे इनके धन संपदा को लूटना या उसको करना। तो भारत संपन्न की कृषि उस समय उत्पादन का या प्रॉफिट या संपत्ति का मेन साधन था पशु और कृषि, और वो भारत में होता था। तो ये इसको जरा समझने की आवश्यकता है।
ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले पुर्तगाल लोग आए, कब आए? 1498 को आए। और सबसे पहले कौन आए थे? वास्को डी गामा। इसलिए आए थे, काली मिर्च लेने के लिए आए थे। कहाँ पहुंचे थे? केरल के कलिकट में पहुंचे थे। उस समय वहां के राजा कौन थे? जमोरिन थे। क्या लेने आए थे? काली मिर्च। और देखिए, और क्या इसके नाम? क्या- 15 राजा का क्या नाम था? जम्मू। पुर्तगालियों ने गोवा पे कब्जा कर लिया और बाद में गोवा सर, को बना लिया। और राजा का नाम क्या था? तो क्या गोवा पे, और उसको स्थायी कब्जा कर लिया। जमोरिन। हाँ, ठीक है। सबसे पहले भारत जम्मू। राज्य आए, और सबसे अंत में सबसे ज्यादा क्या है? पुर्तगाली गए। गोवा को 1961 में आजाद करके क्या है? पुर्तगाली लोग बाहर से चले गए थे। चलिए, गोवा कब आजाद हुआ? 1961 में आजाद हुआ। किससे आजाद हुआ? पुर्तगाली से आजाद हुआ। तो सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए थे, और सबसे लास्ट में पुर्तगाली लोग गए, और किसको आजाद करके गए? गोवा को। समझिएगा। उसके बाद देखिएगा, डच लोग आए। डच लोग ज्यादा यहाँ पे व्यापार नहीं किए, क्योंकि डचों का मेन मकसद क्या था? उनको चाहिए था मसाले, तो वो क्या था? मलेशिया, इंडोनेशिया से मसाला ले जाते थे, तो इनका ज्यादा प्रभाव नहीं रहा। उसके बाद अंग्रेज आए। लगभग 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए। 1600 ईस्वी में देखिए, ये लोग आए हैं 1565 में आए थे, और ये क्या है? 1600 ईस्वी में आए। और ये आए 1664 ईस्वी में आए। तो सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए, और सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए। अंग्रेज लोग यहाँ पे आए थे, इनका भी मकसद था व्यापार करना। ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित किया और भारत में आए व्यापार करने। सबसे पहले अंग्रेज लोग आए, और जो आंध्र प्रदेश में एक जगह है मछलीपट्टनम, वहां पे अपना बस्ती बनाया। पश्चिमी तट पर सबसे बड़ा बस्ती सबसे पहले उन्होंने सूरत में बनाया था। देखिए, अगर पूर्वी तट पर अगर अंग्रेजों ने सबसे पहला बस्ती बनाया है, वो बनाया है आपका मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में। पश्चिमी तट पे अगर सबसे पहले बस्ती बनाया है 1665 में, वो बनाया है आपके सूरत। सूरत को बस्ती बनाया था। ठीक है। जिस समय अंग्रेज यहाँ पे आए थे, तो उस समय अकबर का शासन था। किसका शासन था? अकबर। लेकिन अंग्रेजों को यहाँ पर भारत पर व्यापार करने का अधिकारी जहांगीर के माध्यम से मिला। जहांगीर के दफ्तर में, दरबार मतलब दफ्तर मतलब दरबार में, एक व्यक्ति गया था, अंग्रेज गया था, जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के जो अनुमति पत्र लेना था, जो लाइसेंस जिसे कहा जाता है, वो लाइसेंस लिया गया था जहांगीर से। अकबर के समय पे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आए थे, लेकिन जो व्यापार करने का जो अनुमति प्रदान किया गया था, वो गया था जहांगीर के समय किया गया था। ठीक है। और किसके माध्यम से किया था? कैप्टन हॉकिंस के माध्यम से ये। उसके बाद फ्रांसीसी कंपनी आए। देखिए, ऊपर के जो तीन कंपनी आए ना, पुर्तगाली, डच और अंग्रेज, ये प्राइवेट कंपनी था। मतलब लोगों के समूह द्वारा पैसा लगा के कंपनी बनाया। जैसे मान लेते हैं अंबानी, अडानी जो कंपनी है, इस तरह की कंपनी था। लेकिन जो फ्रांसीसी कंपनी है, ये सरकारी कंपनी था, फ्रांस के गवर्नमेंट का कंपनी था। जैसे मान लेते हैं हमारे यहाँ पे क्या है? शेल मान लेते हैं, या कोई भी दूसरी कंपनी मान लेते हैं, भेल मान लेते हैं, सेल भेल जो भी है, महारत्न में कोई एक कंपनी मान लेते हैं। तो सरकारी, देखो, फ्रांसीसी कंपनी पहला कंपनी है जो सरकारी कंपनी है जो भारत में है। ऊपर के जो तीन कंपनी है ना, ये प्राइवेट कंपनी है। मतलब लोगों ने अपना शेयर लगाया और कंपनी बना, और भारत के साथ व्यापार करना शुरू किया। और व्यापार किसका? काली मिर्च का मेन। देखिए, मेन व्यापार था काली मिर्च। लेकिन बाद में काली मिर्च और सूती वस्त्र प्रमुख हो गए थे। भारत में जब मुगल काल था ना, तो भारत में सूती वस्त्र बहुत ज्यादा बनते थे। सूती वस्त्र का हब कहा जाता था भारत में। पूरे विश्व का लगभग 60% सूती कपड़ा भारत में बनता था उस समय, मुगल काल के समय की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब धीरे धीरे यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण हुआ, तो ये सारे बर्बाद हो गए।
तो फ्रांसीसी कंपनी कैसा था, सरकारी कंपनी था, यानी ये क्या था, सरकारी कंपनी था, जिसको आप कहते हैं सार्वजनिक कंपनी कहते हैं। और बाकी जो तीन है वो कैसी कंपनी है, वो प्राइवेट की। देखिए ये तीन क्या कंपनी, कैसे कंपनी है, ये तीन कंपनी आपका निजी कंपनी का, लोगों का अपना शेयर था इसमें। कभी कभी पूछ लेता है कि कंपनी आपका सरकारी कंपनी है, फ्रांसीसी कंपनी है। और फ्रांसीसी कंपनी की क्या है, सबसे पहले मछलीपट्टनम में अपनी बस्ती बनाया, फिर सूरत में बस्ती बनाया, फिर भारत के अलग अलग क्षेत्र में इन्होंने बस्ती बनाया ना। ठीक है, ये जितने भी चारों कंपनी है, इसमें अंततः अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी को विजय हुआ, बाकी कंपनी धीरे धीरे समाप्त होते गए, कमजोर पड़ते गए, समाप्त तो नहीं हुआ, कमजोर पड़ गए। देखिए अंग्रेजों का भारत में जीतने का सबसे पहला ये था कि अंग्रेजों का जो नेवल नेवल मतलब जो जल सेना था, वो बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि ये जल मार्ग से व्यापार करते थे। तो व्यापार के लिए जब जल मार्ग, तो नेवल जो आर्मी था या जो आपका नौसेना था, बहुत स्ट्रांग था। इसलिए अपने नौसेना के बल पर इन सारे कंपनी को क्या है, धीरे धीरे कमजोर कर दिया और अपना एक छत्र क्या है, राज शुरू कर दिया था। तो इन कंपनियों का क्या है, भारत में आगमन का अलग अलग तिथि है और अलग अलग क्या है। देखिए जो फ्रांसीसी कंपनी है, अंत में जो इस समय आप लोग पुडुचेरी का नाम से कहते हैं, या पहले उसको पांडेचेरी कहते थे, पांडेचेरी को सबसे जो फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को आजाद करके चले गए थे। और पांडेचेरी को 1954 में आजाद मिला, पुडुचेरी। पुडुचेरी को आजादी कब मिला है, 1954 को मिला है। और गोवा को कब मिला, 61 में मिला है, ध्यान दीजिएगा। और अंग्रेज लोग कब गए, 15 अगस्त 1947 को गया, और डच तो पहले ही चले गए थे। देखिए पुर्तगाली लोग 1961 में गए हैं, डच पहले चले गए थे क्योंकि उनका ज्यादा व्यापार था नहीं। अंग्रेज गए 15 अगस्त 1947 को, और फ्रांसीसी कंपनी जो था वो गया था 1954 को गए थे। 1954 को कौन गए थे, फ्रांसीसी कंपनी गए थे। कौन से कब गए थे, 1954 में कौन गए थे, फ्रांसीसी कंपनी गए थे। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इन चारों कंपनी में जो आगे बढ़ा था वो है आपका अंग्रेजी कंपनी, को ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहले मोटो क्या था, व्यापार करना। और इनको सबसे बड़ा जो व्यापार अधिकार मिला था, एक मुगल शासक था फारूक शियर। फारूक शियर को एक बीमारी हो गया था और उसको ठीक कर दिया था एक अंग्रेज डॉक्टर ने। तो उसके बदले में फारूक शियर ने बंगाल पर, बंगाल जो है ना इस समय, क्योंकि उस समय के बंगाल बहुत बड़ा बंगाल हुआ करता था, आज का बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और आसाम का जो सिलचर वाला जिला है, इन सभी को मिला के उसमें बंगाल कहा जाता था। और उसमें बंगाल क्या था, भारत का सबसे समृद्ध राज्य था या क्षेत्र कह सकते हैं। तो फारूक सियार ने 1717 में सबसे पहले अंग्रेजों को क्या है, बंगाल पे मुक्त व्यापार का अधिकार दे दिया गया, यानी बिना टैक्स के व्यापार का अधिकार। अगर आपसे पूछा जाए कि किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को भारत में या बंगाल में मुक्त व्यापार का अनुमति मिला है, दिया था, तो वह है फारूक शियर। क्या है, फारूक शियर। ये मुगल शासक थे, ये कब दिया था, 1717 को दिया था। मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड, किनको दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। कहां पर, बंगाल में। क्वेश्चन याद रखिएगा। अब जब फारूक शियार जब मर गए थे, उनका डेथ हो गया था, तो बंगाल क्या होता, वहां के नवाबों के हाथ में चला गया था। बंगाल किसके हाथ में चला गया था, नवाबों के हाथ में चला गया था। और वहां का जो पहला नवाब बना था, उसका नाम था मुर्शिद कुली खां। यानी बंगाल का पहला नवाब कौन था, बंगाल का जो पहला नवाब था
नवाब मुर्शिद कुली खां। ये बंगाल का पहला नवाब था। लेकिन इनके बाद आया था अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां, और अलीवर्दी खां का जब मृत्यु हुआ था तो बंगाल में सिराजुद्दौला शासन बना। सिराजुद्दौला, जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था तो ये क्या है, अंग्रेजों को बंगाल से बाहर करना चाहते थे। लेकिन सिराजुद्दौला के खिलाफ उनके दरबार के लोग और बंगाल के जो बहुत सारे लोग क्या था, इनके खिलाफ हो गए थे, क्योंकि ये बहुत ईमानदार शासक थे। तो ईमानदारी का चलता नहीं है शासन व्यवस्था में, तो इनका क्या हटाना चाहते थे। तो जो सिराजुद्दौला थे उनका एक सेनापति थे जिनका नाम है मीर जाफर। उसके बाद बंगाल के एक बहुत बड़े अमीर थे जिसका नाम था राय दुर्लभ। और एक पंजाब के एक बहुत व्यापारी थे जिसका नाम था अमीर चंद। इनके साथ इन तीनों ने एक गुट बनाया और गुट बना के नवाब को हटाना चाहा। और इसी में जो सहायता किया था वो लॉर्ड क्लाइव ने सहायता किया था इन लोगों का। इन लोगों का सहायता किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव। इसलिए लॉर्ड क्लाइव को भारत में ब्रिटिश या अंग्रेजी शासन का संस्थापक कहा जाता, फादर ऑफ द ब्रिटिश रूल। तो भारत में अंग्रेजी शासन का फादर किसे कहते हैं? लॉर्ड क्लाइव को कहते हैं। इन लोगों ने षड्यंत्र करके जो सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में युद्ध करने के लिए मजबूर किया। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 को हुआ। बहुत फेमस युद्ध है। इसमें लॉर्ड क्लाइव अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया और सिराजुद्दौला बंगाल के जो या भारतीय सेना का नेतृत्व किया। देखिए, इतिहास में दो व्यक्ति को बहुत गद्दार माना जाता है, एक मिर्जाफर और एक क्या है, जयचंद्र। जयचंद्र ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए जो षड्यंत्र किया था, उसी प्रकार से सिराजुद्दौला ने को हराने के लिए मीर जाफर ने षड्यंत्र किया था। तो इस युद्ध में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, ये बंगाल में हुआ था और 1757 को हुआ था। और इसी युद्ध में क्या है, मीर जाफर ने क्या है, अंग्रेजों का साथ दिया और सिराजुद्दौला को युद्ध में पकड़ के मार दिया गया। और मारने के बाद मीर जाफर को बंगाल का कठपुतली नवाब बना दिया गया। कठपुतली मतलब अंग्रेजों के इशारे पे काम करने वाला। अंग्रेजों के इशारे पे काम करने वाला पहला नवाब कौन बना? मीर जाफर। और लॉर्ड क्लाइव को क्या कहा जाता है? अंग्रेजी या ब्रिटिश सत्ता का या ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कहा जाता है, संस्थापक। और ये क्या था? बंगाल का पहला गवर्नर बना था। अगर आज से पूछा जाए बंगाल का पहला गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड क्लाइव। तो लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर कहा जाता है और भारत में ब्रिटिश हुकूमत का संस्थापक भी कहा जाता है। इसके बाद लॉर्ड क्लाइव जब दोबारा बंगाल पे आते हैं तो उन्होंने बंगाल पे एक नया शासन व्यवस्था शुरू किया था जिसको द्वैत शासन कहा जाता है। तो द्वैत शासन बंगाल पे किसने शुरू किया था? लॉर्ड क्लाइव ने। बंगाल में देखिए, द्वैत शासन का मतलब होता है, देखिए शासन का दो भाग होता है। एक होता है दीवानी और एक होता है फौजदारी, जिसको क्रिमिनल कहा जाता है।
दीवानी का मतलब होता है संपत्ति संबंधित, धन दौलत, टैक्स वगैरह। फौजदारी का मतलब होता है कानून व्यवस्था से। फौजदारी का मतलब क्या था, उस समय की बात बोल रहा हूँ, आज की बात नहीं बोल रहा हूँ, उस समय की बात बोल रहा हूँ। यानी क्लाइव ने बंगाल पे जब मीर जाफर का शासन था तो उन्होंने द्वैत शासन, यानी इसको रियल गवर्नमेंट कहा जाता है। तो इसमें देखिए, दीवानी जहां से टैक्स वसूल करना है वहां पे क्लाइव ने अपने लोगों को बैठा रखा है, और जहां पे लॉ एंड ऑर्डर देखना है वहां पे क्या है, जो नवाब के जो सेना थे उनको बोला कि आप शासन व्यवस्था देखिए। अब बताइए, एक व्यक्ति को बोला जाए कि आप काम कीजिए और पैसा कलेक्ट करना मेरा काम है, भाई जब जिसके पास पैसा होगा वही तो ज्यादा शक्तिशाली होगा। तो भाई धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ताकतवर बनता गया, और जो बंगाल का नवाब था वो धीरे धीरे कमजोर बनता गया। बंगाल का नवाब क्या है, कमजोर बनता गया। और बाद में क्या है कि लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया, जो मीर जाफर के जो दामाद था जिसका नाम था मीर कासिम, मीर जाफर को हटा के वहां पे उसको शासक बनाया था। क्यों बनाया था, धीरे धीरे ऐसे देखिए समय ऐसे हो गया था कि मीर जाफर से और ज्यादा धन उगाही नहीं हो पा रहा था। तब उन्होंने क्या है, मीर कासिम को प्रलोभन दिया, और मीर कासिम ने भी क्या है उनको बोला कि हम पैसा आपको ज्यादा देते हैं और मुझे नवाब बना दो। तो मीर कासिम के बाद कौन नवाब बना, मीर मीर जाफर के बाद उसका दामाद बना था मीर कासिम बना था दामाद। ये बंगाल का नवाब बना था मीर कासिम। ये कौन थे, मीर जाफर के क्या थे, दामाद। और इन्हें अंग्रेजों को बहुत सारे संपत्ति दिया। और इसी समय जो आज कलकत्ता का जो शहर है ना, इसमें 3 गांव क्या था, अंग्रेजों को दान में दिया था। और उन तीनों गांव को मिला के अंग्रेजों ने कलकत्ता शहर बसाया था। ध्यान से, कलकत्ता शहर इन्हीं के दान दिए हुए जमीन पर बसाया गया था। तो ये भी क्या है, इसी के समय पे दिया गया था, ध्यान दिया मीर जाफर। लेकिन बाद में मीर जाफर को फिर से गद्दी पे बैठा दिया और मीर कासिम को हटा दिया। कि मीर कासिम थोड़ा सा महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, और महत्वाकांक्षी व्यक्ति क्या होता है, जो लालची लोग होते हैं तो महत्वाकांक्षी व्यक्ति को क्या बनाते नहीं है। जब मीर कासिम को हटा के जब मीर जाफर को फिर से बंगाल का नवाब बनाया तो मीर कासिम ने एक गुट बनाया जिसको त्रिगुट कहा जाता है। एक साइड में कौन था, मीर कासिम, जो बंगाल के अबदस्त नवाब मीर कासिम। दूसरा था, ये है बंगाल के नवाब से पहले बंगाल के अबदस्त नवाब नवाब। दूसरा था शाह आलम द्वितीय, सेकंड। ये क्या था, मुगल बादशाह, उस समय मुगल बादशाह थे। और तीसरा था शुजा-उद-दौला, अवध का नवाब। इन्होंने एक गुट बनाया, और गुट बना के अंग्रेजों को हराना चाहा। तो इनके जो गुट था, इन्होंने अंग्रेजों को हराने के लिए युद्ध लड़ा जिसको कहते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध ये कब हुआ था, 1764 में हुआ था। एक तरफ इन तीनों का सेना था, और दूसरी तरफ अंग्रेजी सेना का मुकाबला क्या कर रहा था, उसका मुनरो हेक्टर, मुनरो हेक्टर। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व तो कौन कर रहा था, मुनरो हेक्टर कर रहे थे। और भारतीय सेना का नेतृत्व क्या है, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला। इनके बीच में कौन सा युद्ध था, बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर कहते हैं। जो बिहार में एक जगह है बक्सर, वहां पे युद्ध हुआ था। इस युद्ध में फिर से क्या हुआ, अंग्रेजों की जीत हो जाती है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है और भारतीय लोग की हार हो जाती है। देखिए, भारतीय लोग के हार होने के कारण था कि उनके सेना संगठित नहीं थे,
नए नए हथियार नहीं थे, उत्साही नहीं थे। लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं ना, वो लोग ज्यादा उत्साही होते हैं। आप अपने घर में उतना उत्साही नहीं होंगे जितना बाहर जाके ज्यादा उत्साही होंगे कोई काम करने के लिए। जैसे लोग अमेरिका वगैरह वगैरह जाके देखे कितना घंटों तक काम करते हैं, या लोग दिल्ली वगैरह आके घंटों तक काम करते हैं, गाँव में उतना काम नहीं करते। तो ये लोग क्या था, ब्रिटिश बाहर से आए थे तो ये उत्साही ज्यादा थे। इन्होंने क्या है, भारतीय सेना को हरा दिया। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764, याद रखिएगा। दो युद्ध बहुत फेमस है ईस्ट इंडिया कंपनी का। प्रारंभिक जो युद्ध था, एक है प्लासी का युद्ध जो 1757 को हुआ था, और बक्सर का युद्ध जो 1764 को हुआ था। प्लासी का युद्ध बंगाल में हुआ था, और बक्सर का युद्ध बिहार में हुआ था। और बक्सर में क्या है, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? मुनरो हेक्टर कर रहे थे। और प्लासी के युद्ध में जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन करते थे? लॉर्ड क्लाइव कर रहे थे। इसको एकदम याद रखिएगा, मुंह जबानी याद होना चाहिए। अब जब इन तीनों की जब हार हो जाती तो मीर कासिम तो भाग के चले गए, क्योंकि उसके पास तो कुछ था नहीं, वो हार के भाग गए। लेकिन शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला के बीच और जो लॉर्ड क्लाइव के बीच में 1765 में एक संधि होता है, जिसे इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में दो संधि होता है। इलाहाबाद की संधि लिखित इलाहाबाद की कब हुआ था? 1765। पहला संधि देखिए, संधि नंबर 1, ये संधि हुआ था लॉर्ड क्लाइव के बीच। एक पक्ष में लॉर्ड क्लाइव था और दूसरे पक्ष में कौन थे? शाह आलम द्वितीय। इसमें क्या हुआ था, पहले समझिएगा। इसमें यह हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का जो दीवानी अधिकार था, यानी जो ईस्ट, शॉर्टकट लिख दे रहा हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का क्या मिला? दीवानी मिल गया। दीवानी आई बोला, टैक्स, बंगाल का दीवानी मिला। और इस दीवानी के बदले में शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए पेंशन देने की बात की गई। शाह आलम द्वितीय को हर साल बंगाल से जो टैक्स वसूला जाएगा, वो 26 लाख रुपए क्या शाह आलम को दिया जाएगा। दूसरी बात, जो बंगाल का जो नवाब बनाया गया था फिर से मीर जाफर को, तो बंगाल के प्रशासन को चलाने के लिए 23 लाख रुपए दिया गया था। क्योंकि जो दीवानी अधिकार तो क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया है। लेकिन जो फौजदारी, ये जो कानून व्यवस्था को बनाए रखने था, वो क्या है, जो उस समय मीर जाफर था बंगाल का नवाब, उनको दिया गया था। उनको 23 लाख रुपए दिया गया था पहला संधि के अनुसार। तो दूसरा संधि हुआ था, ये हुआ था आपके लॉर्ड क्लाइव के बीच और 23 लाख। के नवाब, अवध के नवाब कौन था? सुजाउद्दौला। इनमें यह किया गया था कि युद्ध हर्जाना के बदले में, मतलब युद्ध में जो हर्जाना हुआ था उसके बदले में अवध के नवाब को 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए कंपनी को देना था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को देना था। और दूसरा क्या था कि जो अवध का जो राजधानी था उसमें फैजाबाद हुआ करता था राजधानी। तो अवध का जो राजधानी था उसमें एक कंपनी का सेना रखना शुरू कर, जिसको रेजिमेंट कहा जाता। एक कंपनी का क्या है, कंपनी का रेजिमेंट रखना शुरू कर दिया। देखिए, ये जो रेजिमेंट होता तो अंग्रेज सेना, लेकिन इस सेना का खर्चा कौन देंगे? नवाब देंगे। और ये जो रेजिमेंट होता है, ये नवाब के जो आंतरिक शासन व्यवस्था उसमें भी क्या नजर रखते थे। तो कुल मिला के क्या है, अंग्रेज अब बंगाल से आगे बढ़ के क्या है, मध्य भारत तक पहुंच गया। तो ये दो संधि हुआ था इलाहाबाद की संधि में। यहाँ पे 64 मत लिखिएगा, यहाँ 65 लिखिएगा, 64 गलत से लिख गया। 1865
1765 बोला था, लेकिन 64 में किया। 1765 में हुआ था इलाहाबाद की संधि। ध्यान दीजिएगा। तो ये जो दो संधि हुआ था, इलाहाबाद की संधि के माध्यम से अंग्रेज अब क्या बंगाल से मध्य भारत में पहुंच गया, यानी लखनऊ तक पहुंच गया। अब धीरे धीरे इसके बाद मराठा हो गया, बाकी जो नवाब थे उनको धीरे धीरे ये लोग हराता गया और पूरे भारत के लगभग क्या है उनका शासन फैलता गया। तो बंगाल क्या था, उनका मेन मकसद था। बंगाल को जीतने के बाद उन्होंने मराठा को हराया, मैसूर को हराया, सिखों को हराया, जो महाराजा रंजीत सिंह जो थे उनको हराया। फिर धीरे धीरे क्या पूरे भारत को ये जीत लिया। लेकिन अंग्रेजों का जब भारत में आगमन हुआ, जब देखिए अंग्रेजों का जो पहला राजधानी क्या है, उन्होंने कलकत्ता को बनाया था। और कलकत्ता को जब पहला राजधानी बना तो कलकत्ता में इन्होंने क्या है बहुत सारे सुधार भी किए। यहाँ पे नए नए वेस्टर्न एजुकेशन शुरू किया, नए नए विचारधारा लाए, बुक लाए, इंग्लिश मीडियम की बुक लाए, संस्कृत के बुक का इंग्लिश में अनुवाद करवाया, जैसे गीता